नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गोड़ दी गड्डी में। देखिए साथियों, मैं वर्ण विचार समझा रहा हूँ। मैंने स्वरों का संपूर्ण वर्गीकरण आपको समझा दिया है और अब है व्यंजनों का संपूर्ण वर्गीकरण। हालांकि इसका एक छोटा पार्ट है, वो मैंने उधर पीछे बनाया था, वो भी अपलोड किया, आप उसको जरूर देखें। स्वर वर्गीकरण भी आप देख लें और यहाँ ये हमारा वर्ण विचार है, पूर्ण हो जाएगा। ये आखिरी वीडियो है। तो देखिए, वर्ण विचार में देखते हैं व्यंजन। व्यंजन के जो आधार बताए थे वो दो थे। एक तो था उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा था प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हमने 5 उच्चारण स्थान देखे थे। छठा हमारे नाक है। मुख के अंदर जो है वे 5 उच्चारण स्थान है और मुख के बाहर यानी नाक है वह छठा उच्चारण स्थान है। फिर उसके बाद मिश्रित रूप से जो उच्चारित किए जाते हैं वो वर्ण है और फिर उसके बाद के अंदर प्रयत्न विधि के आधार पर है। वो 3 प्रकार से है। पहला है कंपन के आधार पर, दूसरा है श्वास वायु के आधार पर और तीसरा है उच्चारण के स्थान के अनुसार। तो हम ये अब समझ लेते हैं। देखिए, कंठ से जो उच्चारित होते हैं उनका सूत्र है संस्कृत का, वह है एकु है विसर्गा नाम कंठ है। अक्कु है विसर्गा नाम कंठ है। ए यानी ए और आ और कै का मतलब कै वर्ग और साथ में है का मतलब है। तो ये अक्कु है विसर्गा नाम यानी अक्कु है शब्द याद करते ही आपको कंठ से उच्चारित होने वाले संपूर्ण वर्ण, चाहे वह स्वर हो चाहे वह व्यंजन हो, सारे याद हो जाते हैं। दूसरा सूत्र तालु। तालु से जो उच्चारित किए जाते हैं कंठ के ऊपर वाले भाग में, जो हमारे मुख में ऊपर आता है, तालव्य तालवा जिसे बोलते हैं, वो होता है इच्चु यशानाम तालु। ई से होता है छोटी ई और बड़ी ई। चू यानी ये च वर्ग है, वो आ गया। फिर है य और श, य से यज्ञ और श से शलगम। तो इस प्रकार से ये हो गए आपके तालव्य वर्ण। फिर उसके बाद 3 नंबर पर मूर्धा, जिन्हें कहा जाता है मूर्धन्य वर्ण, मूर्धा से बोले जाने वाले। तो देखिए सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। री ऋषि का, तय वर्ग, साथ ही र और शैशे षटकोण, ये हो गए आपके मूर्धन्य वर्ण। फिर उसके बाद है दांत से बोले जाने वाले। दांत से जब जीवा टकराती है तो वो वर्ण है, वो है तुलसा नाम दंता। वैसे इसका पूरा नियम है वो ली तुलसा नाम दंता है, लेकिन हमने ली शामिल नहीं किया क्योंकि हमारी हिंदी में ली नहीं आता है, ये संस्कृत का वर्ण है इसलिए। तो तुलसा नाम दंता, इसका मतलब तय वर्ग, ये आ गया यहां से तय वर्ग। फिर उसके बाद में ल, ये ल, फिर उसके बाद स, ये स, हो गया साथियों। फिर उसके बाद ओष्ठ यानी होठों के द्वारा जो बोले जाते वर्ण है, होठों के आपस में टकराने से जो वर्ण बोले जाएंगे वे है यहाँ पर ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ व्यंजन। तो देखिए वो कौन से, उपू है मानिया नामोष्ठो, यानी ऊ का मतलब ऊ और ऊ। फिर उसके बाद में पै वर्ग सारा आ गया। है, यहां पर देख जो है आ रहा है ये वास्तव के अंदर है अर्ध विसर्ग के रूप में माना गया है। ठीक है साथियों। फिर उसके बाद में आता है नाक से उच्चारित। नाक से आप सब जानते हैं, जिनको हम अनुनासिक कहते हैं, वो सारे 5 है। देखिए, कैसे कबूतर की लाइन का आखिरी वर्ण, फिर उसके बाद जैसे चम्मच वाली पंक्ति का च वर्ग का आखिरी वर्ण, फिर उसके बाद ट वर्ग का आखिरी वर्ण, फिर उसके बाद त वर्ग का आखिरी वर्ण और फिर है प वर्ग का आखिरी वर्ण। और साथ ही साथ नासिका अनुस्वार से, यानी अनुस्वार का जहां भी उपयोग होगा वहां पर वो भी नासिका यानी नाक से उच्चारित किया जाता है। मुख के साथ नाक से भी ध्वनि होती है। फिर है कंठ तालु, जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं क्योंकि उसके अंदर मिले हुए रहते हैं। ये मिश्रित है, जो संयुक्त रूप से होते हैं ना, जिनमें हमने पढ़ा था पहला वीडियो एक स्वर वाला था, उसमें आप चेक कीजिएगा, जिसमें मिश्रित स्वर जो थे वो वाले यहाँ पर आएंगे। तो देखिए कंठ और तालु से आएगा ए दय तो कंठ तालु, ए दय तो कंठ तालु, औ दो तो कंठोष्टम। यानी ए दय तो क्या होगा, ए और ऐ, और औ दो तो ये हो गया ओ और औ। यानी याद कर लीजिए ए दय तो कंठ तालु, औ दो तो कंठोष्ठ है। तो इस प्रकार से याद कर लेंगे तो ए ऐ हो जाएगा कंठ तालव्य और ओ औ हो जाएगा कंठोष्ठ। साथ ही साथ एक और है दंता, जो दंत ओष्ठ है दोनों के प्रयोग से बोला जाता है, वह है वकारस्य दंतोष्ठ। तो वकारस्य दंतोष्ठम, यहाँ पर वह जो है वह दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग करके बोला जाता है। ठीक है साथियों। अब देखते हैं प्रयत्न विधि के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर, कंपन के आधार पर, यानी अघोष और सघोष, इसको घोष भी कहते हैं। फिर है अघोष में अघोष और सघोष,
इनमें उच्चारण करने पर नाद या गूंज कम हो, अगर गूंज कम हो रही है तो उसमें इसका मतलब घोष कम है, घोष कम है इसका मतलब उसको अघोष कह देते हैं। हालांकि ए का मतलब तो नहीं होगा लेकिन कम है इसका मतलब बिल्कुल कम है, और दूसरे वाले में अधिक है। तो अघोष हो गए उच्चारण में नाद या गूंज कम हो। जिनमें कम होती है आप सब जानते हैं कै, ख, ग, घ और अड़। इनमें शुरुआती दो जो वर्ण आएंगे वे कम गूंज वाले होते हैं। तो सभी वर्गों के क से लेकर के प वर्ग तक सभी वर्गों के पहला और दूसरा जो वर्ण आएगा वो क्या होगा, अघोष होगा। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। साथ ही श, स, स इनमें भी घोष यानी गूंज नाद कम है। साथ ही विसर्ग, विसर्ग में भी नाद कम होता है। बस इस प्रकार से ये देखो मैंने 1 और 2 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि ये सारे पांचों के पांचों वर्ग के कौन कौन से वाले नंबर के हैं, 1 और 2 नंबर वाले। फिर है सघोष, उच्चारण करने पर नाद या गूंज अधिक हो, जिसमें ज्यादा नाद या ज्यादा गूंज हो, वो होते हैं 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो देखिए ये 3 नंबर ग, घ। अब देखिए इनको बोल के देखिए क, ख, इनको बोल के देखिए ग, घ, ड़, यानी इनकी तुलना में इनमें ज्यादा गूंज है, इसलिए इनको क्या कहा गया है, सघोष या घोष व्यंजन कहा गया है। तो ग, घ, ड़, इसको अड़ बोलते हैं अपन, लेकिन वास्तव में इसका उच्चारण अलग होता है, ग, घ, ञ, इस प्रकार से अलग ही टाइप से करते हैं। फिर ज, झ और ञ, फिर है ये ड, ढ, अण, द, ध, न, और फिर उसके बाद में एक छूट गया है साथियों, तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा, इसी में आएगा वह भी, यहां पर आएगा वो प, फ हो गया, फिर ब, भ और म, ये छूट गया यहां पर साथियों। तो देखिए जो ये अघोष होते हैं, जिनमें घोष नहीं होता, वो 13 होते हैं, और इसके ठीक उल्टे, उल्टे कैसे, 3 को पहले ले आए तो ये मिलाकर के टोटल यहाँ सघोष जो हो जाते हैं वो होते हैं 31, टोटल होते हैं 31। कितने होते हैं, 31। फिर उसके बाद में य, र, ल, व, ह, अनुस्वार और सभी स्वर। तो अनुस्वार और सभी स्वर वह हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, तो देखिए कितने हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, 12 है, 15 है, य, र, ल, व है 15, और 5 हो गए आपके 20, और 20 और 11 हमारे सभी स्वर, 11 हमारे सभी स्वर, अनुस्वार को इसमें हमें काउंट नहीं करना है, 11 हमारे स्वर, टोटल मिलाकर के 31 हो गए। यहां पर भी हम विसर्गों को शामिल नहीं करते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 और 3 13 है। ठीक है साथियों। फिर चलते हैं श्वास वायु, श्वास की वायु की मात्रा कम आए तो अल्प प्राण, श्वास की मात्रा जो है अधिक निकले मुंह से उच्चारण करते समय तो वह हो गया महाप्राण। इस प्रकार से है। तो देखिए अल्प प्राण वाले होते हैं वो देखिए क कम मात्रा है, ख ज्यादा है, ग कम है, घ ज्यादा है, फिर वापस से अड़ कम है, इस प्रकार से है। तो देखिए 1, 3 और 5 इनमें अल्प प्राण यानी कम वायु निकलती है, और महाप्राण 2 और 4 देख लीजिए इनमें अधिक वायु निकलती है। तो देखिए इस प्रकार से ये हम ग, क, ग, अड़, च, ज, ञ, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व और सभी स्वर इनमें मात्रा कम निकलती है। फिर उसके बाद महाप्राण जिनमें उच्चारण करते समय वायु की मात्रा ज्यादा निकलती है, तो वे है ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, ठ, ध, फ, भ, श, श, स, ह। मात्रा ज्यादा निकल रही है, बोल के देख लीजिएगा, महाप्राण हो गए हैं। इस प्रकार से महाप्राण होते हैं। काउंट करना चाहें तो काउंट भी कर लीजिए साथियों। देखिए यहाँ पर 3, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 और 11 कितने हो गए साथियों, 30। तो टोटल ये हो गए 30, अल्प प्राण 30 हो गए। फिर उसके बाद महाप्राण गिन लेते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 और 4 14 है। इस प्रकार से इनकी काउंटिंग है। कई बार परीक्षा में पूछी जाती है कि कुल मिलाकर के यहाँ पर जो अघोष वर्ण कितने होते हैं, 13 वर्ण होते हैं। सघोष या घोष वर्ण कौन कितने होते हैं, वो 31 होते हैं। अल्प प्राण वर्ण कितने होते हैं, 30 होते हैं। महाप्राण वर्ण कितने होते हैं, 14 होते हैं। इस प्रकार से ये भी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। फिर देखिए उच्चारण स्थान के अनुसार भी
देखे गए हैं। तो देखिए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक तो था स्पर्श व्यंजन, दूसरे होते हैं स्पर्शी। तो स्पर्श व्यंजन तो कैसे मैं तक होते हैं, टोटल 25 होते हैं, पांचों वर्गों के 5-5 करके 25 वर्ग, 25 हो गए, तो वो हो गए स्पर्श व्यंजन। लेकिन स्पर्शी पूछा जाए तो इनमें आखिरी पांचवा वर्ण हटाना पड़ता है, साथ ही च वर्ग की जो पंक्ति है उसको भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ कितने हो गए, क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। तो ये हो गए टोटल मिला के 16 है। फिर देखिए संघर्ष करने वाले, जिनमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, वो है श श स है, बहुत मुश्किल से बोले जाते हैं, संघर्षी है इसलिए। फिर है स्पर्श संघर्षी, जो स्पर्श भी करते हैं, जो स्पर्श में भी आते हैं और संघर्षी में भी, दोनों का उच्चारण करने वाले वो स्पर्श संघर्षी, वो है 4 च छ ज झ, च छ ज और झ हो गया। फिर देखिए नासिक के अनुनासिक, ये पांचवा वर्ण है, तो हमें इनको भी जब हम स्पर्श संघर्षी और नासिक को भी शामिल कर देते हैं तो फिर स्पर्श व्यंजन बन जाते हैं। फिर उसके बाद है उत्क्षिप्त या ताड़नजात, यानी जिनको झटका देकर के बाहर फेंका जाता है, ड ढ, तो झटका देके बाहर फेंका है, ड ढ। इस प्रकार से उत्क्षिप्त और ताड़नजात ये होते हैं जिनमें नीचे बिंदी भी लगी होती है। फिर उसके बाद प्रकंपित या लुंठित, प्रकंपित यानी जिसमें वाइब्रेशन हो, मुंह में उच्चारित करते समय जीवा 2 बार वाइब्रेट करे, तो बोल के देख लीजिए, र र हो गया। इस प्रकार से यह प्रकंपित या लुंठित। फिर होता है पार्श्विक, जो जिह्वा के पीछे के भाग से अंदर से बाहर निकलता है, वो होता है पार्श्विक यानी ल। देखिए जिह्वा ऊपर जाके टच होगी और बैक साइड से, पीछे वाली साइड से वायु दोनों दिशाओं से बाहर निकलेगी, तो ल इस प्रकार से उच्चारित होता है। फिर है संघर्षहीन या अर्ध स्वर, जो आधा स्वर माना गया है, यानी जिनमें संघर्ष नहीं होता, यह वह कोई संघर्ष नहीं है, ये संघर्षहीन या अर्धस्वर कहलाते हैं। साथियों व्यंजन पूर्ण हो चुके हैं, साथ ही पूरा हो चुका है वर्ण विचार। इनमें से बहुत प्रश्न आते हैं, हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, साथ ही विद्यार्थियों को भी ये सीखने चाहिए कक्षा 6 से 12 तक के लिए। ये सारे ही वीडियो बहुत उपयोगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथियों आपके लिए उपयोगी वीडियो लेकर आ रहा हूँ और शॉर्ट में लेके आ रहा हूँ, बड़ा सुंदर लेके आ रहा हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप अपने नोट्स बनाइए, इनको देखकर बनाइए, बड़ी मेहनत लगी है इनमें, इसलिए आप इसका जो है लाभ लें, आपके लिए ही है। धन्यवाद। जय श्री राम।